नमस्कार, मैं अंतर्यामी कौशिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। कल हमने ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर्स और ब्रायोफाइटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। आज ब्रायोफाइटा का जो फर्स्ट मेंबर हमारे सिलेबस में है मार्केंशिया, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मार्केंशिया का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो उसके लिए जो क्लास है या वर्ग जिसे हम कहते हैं हिपेटिकोप्सिडा, उसका ऑर्डर है मार्केंशियल्स, फैमिली मार्केंशियेसी, जीनस मार्केंशिया तथा लगभग 65 जातियां मार्केंशिया की पाई जाती हैं। कल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था क्लास हिपेटिकोप्सिडा शब्द लिया गया है हिपेटिक से। हिपेटिक का अर्थ होता है लीवर। हमारा जो यकृत है या जो लीवर है उसके समान इस पादप का आकृति होती है। इस पादप का जो मुख्य भाग है वो यकृत के समान दिखाई देता है। उस तरह से पालियों में या लॉब्स में डिवाइडेड होता है, बंटा हुआ होता है, इसलिए इसे क्लास हिपेटिकोप्सिडा में रखा गया है। मार्केंशिया सामान्यतः नम आवास में पाया जाता है। जंगल में आग लगने के पश्चात जो राख बची हुई होती है या जो स्थान बच जाता है जहाँ पर किसी प्रकार की अन्य वनस्पति नहीं होती, उस स्थान पर यह ज़्यादा मात्रा में उगता है, बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। चट्टानों पर, नदियों के तटों पर, नम भूमि में, हमारे यहाँ जैसे नहरों, नालों के किनारों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें, इस प्रकार के स्थान पर मार्केंशिया सामान्य रूप से वृद्धि करता है और पाया जाता है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, ब्रायोफाइट अपना जीवन चक्र 2 अवस्थाओं में पूर्ण करता है, युग्मकोद्भिद गैमेटोफिटिक फेज और दूसरा स्पोरोफिटिक या बीजाणुद्भिद फेज। जो गैमेटोफिटिक फेज है या युग्मकोद्भिद प्रवस्था है वो अवस्था बड़ी, सामान्य रूप से ऑटोट्रॉफिक, स्वयंपोषी और जनन में भाग लेने वाली होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केंशिया की युग्मकोद्भिद अवस्था जो है, गैमेटोफिटिक फेज है, उसमें उसकी बाह्य संरचना किस प्रकार की है। जो मार्केंशिया का थैलस है, हमने कल ही बात की थी कि ब्रायोफाइटा के जो सदस्य हैं वो थैलस के समान है, अर्थात जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं होते हैं। इसके लिए शब्द थैलस यूज़ किया जाता है। तो जो मार्केंशिया का थैलस है वो शान या प्रोस्ट्रेट है, आधार के साथ चिपका हुआ, आधार के समतल अवस्था पर पाया जाता है। डोर्सी वेंट्रल है या पृष्ठाधारी है। इसको 2 सतहों में विभेदित किया जा सकता है, पृष्ठीय सतह और आधारीय सतह। जो ऊपर की सतह है वो पृष्ठीय सतह है, वो गहरे हरे रंग की होती है, और जो आधारीय सतह है वो कम हरे रंग की होती है। द्विभाजी शाखित है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, अर्थात इसका जो शीर्ष है वो 2 शाखाओं में विभेदित होता है। जब वृद्धि करता है तो 2 शाखाएं बनती हैं और फिर पुनः जब वृद्धि करेगा तो 2 शाखाएं बनाएगा। तो इस प्रकार 2-2 शाखाओं में आगे वृद्धि करता रहता है। इसे हम द्विभाजी शाखित या डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कहते हैं। गहरे हरे रंग का होता है। ये लगभग 2 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ऊपरी सतह जिसे हमने डोर्सल सतह कहा था, पृष्ठीय सतह कहा था, वह सामान्य रूप से चिकनी और खांच युक्त होती है। इसके बीच में एक सुस्पष्ट मध्य शिरा या मिडरिब पाई जाती है, और जब हम इस मिडरिब को देखते हैं तो ये बीच में कुछ धंसी हुई दिखाई देती है। आधारीय सतह पर जो वेंट्रल सरफेस है उस सतह पर राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं। पहले हम बात करते हैं इसकी पृष्ठीय सतह की। तो जो पृष्ठीय सतह है उस पृष्ठीय सतह पर हमें बहुत ध्यान से देखने पर या लेंस की सहायता से देखने पर छोटे छोटे एयर चैम्बर्स दिखाई देते हैं। प्रत्येक एयर चैम्बर एक छोटे छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है और वातावरण के संपर्क में रहता है। जो मध्य शिरा है, जो कि
शाखा के मध्य में पाई जाती है। अभी हम चित्र के द्वारा भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। जो मध्य शिरा है उसके दोनों ओर कप के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम गैमा कप या जैमा कप कहते हैं। हिंदी में उसे जैमा या गैमा दोनों शब्द उसके लिए उपयोग में ली जाते हैं। ये जैमा कप या गैमा कप जो संरचनाएं हैं वो कप के समान संरचनाएं हैं, और ये संरचनाएं पादप के कायिक जनन में भाग लेती हैं, या इनके द्वारा पादप कायिक जनन करता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। थैलस जो है उसके प्रत्येक शाखा के अग्रभाग पर एक खांच होती है जिसे हम एपिकल नोच कहते हैं, और एपिकल नोच में कोशिका पाई जाती है, जो कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है और पादप की वृद्धि करती है लंबाई में। इसलिए इसे ग्रोइंग पॉइंट या वृद्धि बिंदु भी कहते हैं। प्रत्येक शाखा के शीर्ष पर एक कोशिका पाई जाती है जो लगातार वृद्धि करती है, और इसके कारण इसे हम वृद्धि बिंदु कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आधारीय सतह की। जो आधारीय सतह है जिसे अभ्यक्ष या वेंट्रल सरफेस कहा है, उसमें मध्य शिरा के दोनों ओर राइजोइड्स पाए जाते हैं, मूलाभास पाए जाते हैं। कल हमने बात की थी मूलाभास, मूल, आभास, आभासी मूल के रूप में इस शब्द का निर्माण हुआ। ये ट्रू रूट नहीं है, सत्य मूल नहीं है, ये मूल के समान संरचना है जो मूल का कार्य करती है। मार्केंशिया में जो पाए जाने वाले मूलाभास हैं वो रंगहीन है, एक कोशीय हैं, और ये थैलस को आधारीय सतह पर जोड़े रखने का काम करते हैं, आधार के साथ चिपकाए रखते हैं, तथा जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं। जो मार्केंशिया है इसमें मूलाभास दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ वॉल्ड चिकनी भित्ति युक्त और दूसरे गुल्कीय या ट्यूबरकुलेटेड। अभी हम चित्र के द्वारा इसको समझाएंगे। जो मूलाभास है ये देखिए, ए चित्र के अंदर जहाँ पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर मूलाभास दिखाई दे रहा है, एक कोशीय है। बी चित्र के अंदर जो मूलाभास दिखाई दे रहा है उसमें भित्ति, आंतरिक भित्ति जो है वो स्मूथ है, इसे हम स्मूथ या चिकनी भित्ति युक्त मूलाभास कहेंगे। और दूसरा सी डायरेक्शन चित्र के अंदर जो दिखाई दे रहा है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, उसमें अंदर की तरफ प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम पेग लाइक, अंगुली के समान प्रवर्ध कहते हैं। और ये जो मूलाभास है, इस प्रकार के मूलाभास को हम गुल्कीय या ट्यूबरकुलेटेड मूलाभास कहते हैं। उसके पश्चात जो आधारीय सतह है उस पर स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल्स बहुकोशीय संरचनाएं हैं, ये एक कोशीय मोटे होते हैं, इन्हें हम शल्क भी कह सकते हैं, ये शल्कीय होते हैं। जो शल्क हैं उनमें एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, और ये एंथोसाइनिन पिगमेंट होने के कारण इनका रंग बैंगनी होता है। जो स्केल हैं वो 3 या 4 पंक्तियों में पाए जाते हैं, और स्केल्स का कार्य जो ग्रोइंग पॉइंट है, जो वृद्धि बिंदु था या जो आधारीय सतह है, उसको सुरक्षा प्रदान करना है। जो स्केल हैं उन्हें संरचना के आधार पर हम 2 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं, जैसा कि चित्र डी और चित्र ई में दिखाई दे रहा है। जो चित्र ई में दिखाई दे रहा है वो जीभ के समान संरचना है, इसे हम लिग्युलेट या जीभिकाकार स्केल कहते हैं। और जो चित्र डी में दिखाई दे रहा है उसे हम अपेंडिकुलेट या उपांगिका युक्त स्केल कहते हैं। इसमें एक उपांग शीर्ष पर पाया जा रहा है और नीचे की जो भाग है वो चपटा भाग है। तो इस प्रकार से आकृति के आधार पर इसे हमने 2 प्रकार में डिवाइड किया, अपेंडिकुलेट जैसा कि डी डायग्राम में दिखाई दे रहा है, और लिग्युलेट या जीभिकाकार जैसा कि ई डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार 2 प्रकार के स्केल हैं, और स्केल का कार्य सुरक्षा प्रदान करना है और जो पादप है उसको आधार के साथ में चिपकाए रखना है। तो इस प्रकार से जो मार्केंशिया है उसमें बाहरी सतह आपको दिखाई देगी। इस चित्र में हमें ए चित्र में इसका पृष्ठीय सतह दिखाई दे रही है, जिसमें मध्य शिरा है और मध्य शिरा के ऊपर कप के समान संरचना है जिसे हमने गैमा कप कह दिया है। और प्रत्येक जो शाखा है उसके शीर्ष पर एक नोच दिखाई दे रही है, खांच दिखाई दे रही है,
और उस खाँच में वो कोशिका है जो कि वृद्धि बिंदु का कार्य करती है, जो कि लगातार विभाजित होकर के पादप को लंबाई में वृद्धि करती है। इसमें आप देखेंगे जो शाखाएं हैं वो दो भागों में विभाजित हैं। इसे हम डाइकोटोमस ब्रांचिंग कहते हैं, द्विभाजी शाखन कहते हैं। बी चित्र में आधारीय सतह दिखाई दे रही है और आधारीय सतह में जो गहरे रंग के बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो स्केल्स हैं, और बीच में धागे नुमा रचना दिखाई दे रही है वो राइजोइड्स हैं या मूलाभास हैं, जो पादप को आधार के साथ चिपकाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो मार्केंशिया है उसकी यह बाहरी संरचना है, जो हम चित्रों के माध्यम से भी समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आंतरिक संरचना की। जो मार्केंशिया है उसकी आंतरिक संरचना विभेदित होती है, उसे हम तीन भागों में स्पष्ट रूप से विभेदित कर सकते हैं। एक बाह्य त्वचीय क्षेत्र एपिडर्मल रीजन, दूसरा प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र या फोटोसिंथेटिक रीजन, और तीसरा संचयी क्षेत्र या स्टोरेज रीजन। जो सबसे पहला है बाह्य त्वचीय क्षेत्र एपिडर्मल रीजन, इस क्षेत्र में या रीजन में जो ऊपर की सतह है डोर्सल सरफेस है, इस क्षेत्र में पाया जाता है। इसे हम चित्र के माध्यम से पहले देखें। यहाँ पर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जो छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं वो एयरपोर्स हैं। कोष्ठक के नीचे चैम्बर्स है जिन्हें हमने फोटोसिंथेटिक चैम्बर कहा है, और ये क्षेत्र फोटोसिंथेटिक क्षेत्र कहलाता है। इसके नीचे स्टोरेज रीजन है, संचयी क्षेत्र है, और उसके नीचे स्केल्स और राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर की सतह है, सबसे ऊपर की सतह जहाँ एयरपोर्स दिखाई दे रहे हैं, इसे हम एपिडर्मल रीजन कहते हैं। ये एपिडर्मल रीजन पादप के चारों ओर उपस्थित है, जो पादप को चारों ओर से घेरे हुए है, डोर्सल और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। इसमें बैरल शेप्ड कोशिकाएं होती हैं। ये एक कोशिका मोटी परत है और प्रत्येक कोशिका के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। ये कोशिकाएं ढोलकाकार या बैरल शेप्ड होती हैं और इनमें छिद्र पाए जाते हैं जो नीचे वायु कोष्ठकों को वातावरण से जोड़े रखते हैं। प्रत्येक छिद्र में दो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो, जैसा कि हम पहले एंजियोस्पर्म में स्टोमेटा पढ़ते हैं, रंध्र पढ़ते हैं, उस प्रकार की संरचना होती है। लेकिन यह 4 से 8 कोशिकाओं से बनी हुई एक ऐसी संरचना है जिसे हमने अध्यारोपित टीयर का नाम दिया, और कोशिकाएं वलय के रूप में व्यवस्थित होती हैं। इन वलय के मध्य में एक छिद्र होता है, वह छिद्र उभरा हुआ प्रतीत होता है। इस छिद्र को हम रंध्र या स्टोमेटा के समान संरचना कहते हैं, जो कि 2 कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इस छिद्र या रंध्र का कार्य जो फोटोसिंथेटिक रीजन है, प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र है, उसमें पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं को वातावरण के साथ जोड़ना है। अर्थात हमें पता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है और ऑक्सीजन उसके द्वारा बाई प्रोडक्ट के द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो इस प्रकार वायु का आवागमन या गैसों का आदान प्रदान करना आवश्यक होता है, और इस गैसीय आदान प्रदान के लिए रंध्र कार्य करते हैं। दूसरा भाग आता है हमारे पास में प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र, फोटोसिंथेटिक रीजन। ये रीजन छोटे छोटे कोष्ठकों के द्वारा बना होता है, जिसमें पार्टीशन वॉल पाई जाती है। प्रत्येक कोष्ठक को एक दीवार के द्वारा दूसरे कोष्ठक से अलग किया जाता है, और प्रत्येक कोष्ठक में 3-4 क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषी तंतु कहलाती हैं, और प्रकाश संश्लेषी तंतु क्लोरोफिल से भरी हुई कोशिकाओं से बने होते हैं। हमने इस क्षेत्र का नाम प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र रखा है, अर्थात यह क्षेत्र प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, भोजन का निर्माण करता है, और यह मुख्य क्षेत्र है जो पादप को जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा क्षेत्र आता है जिसे हमने संचयी क्षेत्र कह दिया। प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के नीचे बहुभुजीय पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बनी हुई एक क्षेत्र है, जिसमें पैरेन्काइमेटस सेल्स जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाला भोजन है उसे संचित करके रखती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते। इन कोशिकाओं में स्टार्च और प्रोटीन कणिकाएं, तेल की बूंदें, श्लेष्मीय पदार्थ इत्यादि जमा रहता है, भोजन संचित रहता है, और
ये संचयी क्षेत्र जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उस समय में पादप को भोजन उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से ये संचयी क्षेत्र, और संचयी क्षेत्र के आधार पर लोअर एपिडर्मिस पाई जाती है और लोअर एपिडर्मिस पर मूलाभास व स्केल्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह पादप की आंतरिक संरचना एक चित्र के द्वारा हम दिखाएंगे। ये इस चित्र में ऊपर जो कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं और उनके नीचे छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं, ये फोटोसिंथेटिक रीजन है। फोटोसिंथेटिक रीजन के नीचे स्टोरेज रीजन दिखाई देगा और स्टोरेज रीजन के नीचे स्केल्स और राइजोइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। जब हम इसकी स्ट्रक्चर और डिटेल में देखते हैं तो हमें ऊपर दिखाई देता है एयर पोर्स जो कि रंध्र का कार्य कर रहे हैं, उसके नीचे कोष्ठक बने हुए हैं, छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं और प्रत्येक कक्ष में फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। एयर पोर्स के द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है। जो भोजन बनता है उन्हें नीचे की स्टोरेज रीजन की कोशिकाओं में संचित कर लिया जाता है और आधारी एपिडर्मिस स्केल्स और राइजोइड्स का निर्माण करती है। तो यह इसकी आंतरिक संरचना हो गई। इसके पश्चात बात करते हैं जनन की। जो मार्केंशिया है उसमें दो प्रकार का जनन पाया जाता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल, यानी कि कायिक जनन व लैंगिक जनन। हम बात करेंगे पहले कायिक जनन की। जो कायिक जनन है वो भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। पहला प्रकार है उसके अंदर थैलस की प्रगामी मृत्यु व गलन से। जब जो थैलस है वो पुराना हो जाता है या उस किसी कारण से पीछे का भाग जो थैलस का वो गलने लगता है, जो शीर्षस्थ कोशिका जिसको हमने ग्रोइंग पॉइंट कहा था वह ग्रोइंग पॉइंट वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करता है। तो ये एक सिंपल सी सीधी सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। प्रत्येक शाखा एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाती है। दूसरा आता है हमारे पास में अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा। कुछ जातियां हैं जिनमें अपस्थानिक शाखाएं निकलती हैं, सभी में नहीं है, और ये अपस्थानिक शाखाएं मात्र थैलस से अलग हो जाती हैं और अलग होकर के नए पादप का निर्माण कर देती हैं। अब तीसरा जो भाग है वो आता है जैमा द्वारा या गैमा के द्वारा। ये एक इम्पॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसे अच्छे से तैयार करें आप। इसके ऊपर एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। गैमा की संरचना, गैमा कप से आप क्या समझते हैं, और ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल्स में भी आपसे पूछा जाएगा। गैमा कप, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, एक कप के समान संरचना है जो मार्केंशिया की जो पृष्ठीय डोर्सल सरफेस है, ऊपर की जो सतह है, उस पर मिडरिब के ऊपर या मिडरिब के दोनों ओर पाए जाते हैं। इन्हें हम गैमा कप कहते हैं। चित्र के द्वारा हम आपको इसमें दिखाएंगे। इसमें आप देखेंगे ये एक चित्र ए में गैमा कप के समान रचना दिखाई दे रही है जो मुख्य पादप से जुड़ी हुई है। जब हम इसका अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये गैमा कप जो मार्केंशिया है उसकी भित्ति से जुड़ा हुआ है और इसके आधार पर गैमा के समान या गैमा नाम से कोई एक संरचना विकसित हो रही है। प्रत्येक गैमा में एक दूसरे के सम्मुख, अब गैमा क्या है पहले ये देखें आप। गैमा आधार पर पाई जाने वाली कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो कि मुग्धाकार होती हैं। मुग्धाकार यानी कि जिसको हम गदाकार, जिसको हम कह सकते हैं क्लब शेप्ड, अर्थात एक ऐसी संरचना जिसके आधार पर वृंत पाया जाता है और शीर्ष पर वह भाग फूला हुआ होता है। इसे हम इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। आधार पर स्टॉक है और ऊपर एक फूला हुआ भाग है गदाकार जिसको हम कहते हैं। इसमें दो खांच आपको दिखाई दे रही है जिसे हम नोच कहते हैं। ये दोनों नोच एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये एक बहुकोशीय संरचना है। इसमें सामान्य कोशिकाओं के अतिरिक्त कुछ विशेष कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें हम राइजोइडल सेल कहते हैं, ऑयल सेल्स कहते हैं और ग्रोइंग सेल्स कहते हैं। जो नोच है, जहां नोच है वहां पर दो ग्रोइंग सेल्स पाई जाएंगी और ऑयल सेल्स में ऑयल रिजर्व फूड मटेरियल संचित भोजन के रूप में पाया जाएगा और राइजोइडल सेल्स के द्वारा मूलाभास का निर्माण किया जाएगा। तो प्रत्येक गैमा के मध्य भाग में एक दूसरे के सम्मुख दो खांच पाई जाती है। इन खांचों पर वृद्धि बिंदु, यदि लेकिन जो गैमा कप है वो फोटोसिंथेटिक है, फिर भी जो इसकी कोशिकाएं हैं वो मूलाभासी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और मूलाभासी कोशिकाएं राइजोइड्स का निर्माण करती हैं। अब देखें क्या होता है। गैमा कप में बहुत सारे गैमा बन गए। वायु के द्वारा गैमा जो है प्रकीर्णित होते हैं
स्टॉक सेल के साथ में ये पादप के साथ जुड़े रहते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो वायु के द्वारा ये हवा के साथ ये प्रकीर्णित होकर के एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब धीमे धीमे, क्योंकि इन गैमा में रिजर्व फूड मटेरियल है, ऑयल ड्रॉप्स हैं, म्यूसिलेज है या श्लेष्मा है, तो ये भोजन की उपस्थिति में इनकी जो राइजोइडल सेल्स हैं वो राइजोइडल सेल्स राइजोइड्स या मूलाभासों का निर्माण करती है और धीरे धीरे ये पादप के रूप में विकसित होने लगते हैं। हमने बताया 2 नोच पाई जाती हैं, 2 खांच पाई जाती हैं, दोनों खांच में एक एक कोशिका पाई जाती है जो कि वृद्धि बिंदु के रूप में कार्य करती है। तो एक गैमा के द्वारा 2 नए पादपों का निर्माण विपरीत दिशा में किया जाता है। दोनों खांच एक दूसरे के विपरीत हैं। जो गैमा है उसकी कोशिकाएं भोजन उपलब्ध करवाते हुए नष्ट हो जाती हैं और 2 कोशिकाएं जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं वृद्धि करके मूलाभास की सहायता से 2 नए पादपों का निर्माण करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक गैमा के द्वारा कितने पादप निर्मित किए जाते हैं या एक गैमा कितने पादपों को निर्मित करने में सक्षम होता है, तो हम यहाँ पर उत्तर देंगे 2 पादपों को। तो इस प्रकार से जो गैमा है वो एक अलैंगिक जनन हेतु एक बीजाणु के रूप में कार्य करता है, एक विशेष संरचना के रूप में कार्य करता है जो कि बहुकोशीय है। विद्यार्थियों, आज इतना ही, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो PDF है इसका जो नोट्स हैं वो पूरे चैप्टर के जब लैंगिक जनन पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। मार्केंशिया में गैमा कप एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। इसकी आंतरिक संरचना पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर बहुत अच्छे बनते हैं जो कि आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिनको कि आप चित्रों के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो शेष जो है अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। धन्यवाद।